यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हम लोग स्टडी कर रहे थे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और इसमें हमने डिस्कशन किया था आइडियल गैस के बारे में। आइडियल गैस और एक्चुअल गैस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आइडियल गैस वो गैस है जिसमें ये माना जाता है कि पार्टिकल्स के बीच में जो कॉलिजन्स है, गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो कॉलिजन्स हो रहे हैं, वो कॉलिजन्स में एनर्जी लॉस नहीं हो रहा। मतलब कि गैस के अंदर जितनी भी एनर्जी है, उसकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, उन एनर्जी के अंदर चेंजेस नहीं आ रहे हैं, और पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। आइडियल गैस वो गैस है जिसमें पार्टिकल्स लूजली स्पेस्ड है, बहुत दूर दूर है, और उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, और अगर वो कोलाइड करते भी हैं तो उनके कॉलिजन में एनर्जी लॉसेस नहीं होते, उनके कॉलिजन में एनर्जी लॉस नहीं होते। लेकिन एक्चुअल गैस में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होगा? गैस को रखने के लिए कंटेनर चाहिए होगा, वी नीड ए कंटेनर, क्लोज कंटेनर, और जिस कंटेनर में आप गैस को रखोगे तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स जो है, जो पार्टिकल्स है, वो कंटेनर के साथ हिट करेंगे। अगर कंटेनर की वॉल के साथ वो हिट करेंगे तो अपनी एनर्जी वॉल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। अपनी एनर्जी कहाँ दे देंगे? कंटेनर की वॉल में। तो एनर्जी लॉस होगा ड्यू टू फ्रिक्शन और ड्यू टू कॉलिजन। और ऐसा भी पॉसिबल है कि पार्टिकल्स जब कोलाइड करेंगे तो कॉलिजन के बाद में उनके चलने की डायरेक्शन बदल जाए। कॉलिजन के बाद में उनके चलने की जो डायरेक्शन है, मूवमेंट की जो डायरेक्शन है, वो चेंज हो जाए। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसमें भी एनर्जी लगेगी, फोर्स लगेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? एक्चुअल गैस में एनर्जी लॉसेस होते हैं। आइडियल गैस में जो कॉलिजन होते हैं, उन कॉलिजन के लिए हमने एक वर्ड यूज किया था, इलास्टिक कॉलिजन। और एक्चुअल गैस में क्या होते हैं? इन इलास्टिक कॉलिजन। एनर्जी लॉस होता है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। कॉलिजन के बाद या तो उनकी डायरेक्शन चेंज होगी, मूवमेंट डायरेक्शन चेंज होगी, या फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन क्यों होगा? क्योंकि कंटेनर की वॉल से हिट करेंगे। वॉल से हिट करेंगे तो अपनी एनर्जी वॉल में ट्रांसफर कर देंगे, कंटेनर की वॉल्स में ट्रांसफर कर देंगे, मतलब कि कंटेनर को दे देंगे। तो एक्चुअल गैस ये होती है जिसमें एनर्जी लॉस होंगे कॉलिजन से, और ये जो गैस है, इस गैस को बोला जाता है आइडियल गैस। ये आइडियल गैस हम क्यों मान रहे हैं? क्योंकि इसके बेसिस पर हम दूसरी गैसेस को स्टडी कर सकते हैं। हमें एक गैस को ऐसा मानना पड़ेगा कि हाँ, ये आइडियल गैस है, इसमें किसी भी तरह से एनर्जी लॉस नहीं होते। अब इसके बेसिस पर हम दूसरी गैसेस को स्टडी करते हैं कि हाँ, हाइड्रोजन गैस हो तो उसमें एनर्जी लॉस कितने होते हैं, ऑक्सीजन गैस हो तो उसमें कितने कॉलिजन्स होते हैं, और कैसे होते हैं कॉलिजन्स, इलास्टिक होते हैं, इन इलास्टिक होते हैं। तो आइडियल गैस सिर्फ हमें क्या बताएगी? आइडियल गैस को हमने इसलिए मानी है कि हम दूसरी गैसेस को कंपेयर कर सकें, स्टडी कर सकें। और इस आइडियल गैस के लिए हमने एक इक्वेशन बनाई, दैट इक्वेशन इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। दैट इक्वेशन इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन, और ये इक्वेशन है PV इज इक्वल टू NRT। और ये जो पैरामीटर्स हैं इसके, वो पैरामीटर्स मैंने आपको बताए थे। P इज प्रेशर ऑफ द गैस, V इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, N इज द नंबर ऑफ मोल, मतलब कि कितने मोल गैस लिए। अगर मैंने 4 ग्राम हीलियम लिया तो इसका मतलब 1 मोल हीलियम गैस लिया, और 1 मोल हीलियम गैस से कितने पार्टिकल्स होंगे हीलियम के? 6.022 into 10 to the power 23 इतने पार्टिकल्स होंगे हीलियम गैस के। हाउ मच मोल? 1 मोल हीलियम गैस। 1 मोल हीलियम गैस कितने ग्राम में आती है? 4 ग्राम, 4 ग्राम में आएगी। तो 4 ग्राम हीलियम गैस लेते ही आप बोल सकते हैं कि उसके अंदर इतने पार्टिकल्स। तो N is the number of moles. N is the number of moles. R is a gas constant. R is a gas constant जिसकी वैल्यू होती है 8.31। ये मैंने आपको बताया था, R की जो वैल्यू थी वो थी 8.31 जूल मॉल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये इसका यूनिट है। जूल मॉल इनवर्स केल्विन इनवर्स, दिस इज द यूनिट ऑफ द gas constant, universal gas constant, and T is the temperature of the gas, and T is the temperature of the gas. ओके, तो ये है आइडियल गैस इक्वेशन। अब ये कैसे बनती है? तो उसके लिए हमें कुछ लॉज स्टडी करने पड़ेंगे। तो हमने फर्स्ट लॉ स्टडी की थी, बॉयल्स लॉ। बॉयल ने क्या बताया था? कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर जो है गैस का, वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे, मतलब कि अगर आप कंप्रेशन करोगे, मतलब कि कंप्रेशन जब हम करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होती जाएगी। प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होती जाएगी। सेकेंड, इस लॉ का सेकेंड रिजल्ट ये था कि अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करोगे,
अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करोगे, दैट इज आप, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं, सिस्टम को ऐसा ऊपर की तरफ लेकर के जा रहे हैं, गैस एक्सपेंड होती जा रही है, फैलती जा रही है। प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी। तो ये दो रीजन है। और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा P इंटू V होगा, वो हमेशा कैसा रहेगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वो तो दिख ही रहा है, अगर प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो उतनी क्वांटिटी में वॉल्यूम कम हो रही है, अगर प्रेशर कम कर रहे हैं तो उतनी क्वांटिटी में वॉल्यूम बढ़ रही है। लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा कैसा रहता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा इस टेम्परेचर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए इस प्रोसेस में। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इनका मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट नहीं आएगा। अगर इस प्रोसेस में टेम्परेचर चेंजेस होंगे तो इनका मल्टीप्लीकेशन आपको कांस्टेंट नहीं मिलेगा, अलग हर बार अलग मिलेगा, अलग अलग टेम्परेचर के लिए। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर P इंटू V, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है। या आप ये बोल सकते हैं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू वॉल्यूम। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। तो ये बॉयल्स लॉ थी, तो दिस इज द बॉयल्स लॉ। और ये आइसोथर्मल प्रोसेस क्यों बोला मैंने इसको, आइसोथर्मल, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो वी आर सेइंग इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। और इसके जो रिजल्ट है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी। और ये जो प्रोसेस है दिस इज कंप्रेशन, ये क्या है, ये कंप्रेशन है। और अगर प्रेशर कम हो रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रही होगी। प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रही होगी, क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं, क्योंकि क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन। तो ये दो रिजल्ट है बॉयल्स लॉ के, ये मैंने यहाँ पर लिखी। अब हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट लॉ को, चार्ल्स लॉ। ये फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ स्टडी करते हैं चार्ल्स लॉ। देखिए चार्ल्स ने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि कांस्टेंट प्रेशर पे, इसमें एक वर्ड आपको यूज करना है, एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, अच्छा प्रेशर जिसमें कांस्टेंट होता है उसको आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं। प्रेशर जिसमें कांस्टेंट है उसको आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं, आइसोबैरिक, BARIC। तो ये एक आइसोबैरिक प्रोसेस है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है। और कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस। वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस। अब इस प्रोसेस को ध्यान से समझिए। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर मैंने गैस को फिल कर रखा है, ये गैस थी, और यहाँ पर लगा हुआ है पिस्टन। अभी इसकी इतनी वॉल्यूम है, ये सिलेंडर हमने यहाँ तक बना दिया, अभी पिस्टन ऐसा अपवर्ड डाउनवर्ड जा सकता है। अभी यहाँ पर जितना भी प्रेशर है, मान लीजिए यहाँ का प्रेशर 1 ATM है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ये पार्टिकल्स बार बार जाकर के कोलाइड कर रहे हैं वॉल के साथ, इस पिस्टन के साथ में भी। पिस्टन के साथ कोलाइड करेंगे तो पिस्टन पर एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वजह से यहाँ पर रुका रहेगा पिस्टन, ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। ओके, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बर्नर लगाया, बर्नर लगा करके इस सिलेंडर को हीटअप करना शुरू किया। जैसे ही हीटअप करूंगा टेम्परेचर राइज होगा। जैसे ही मैंने बर्नर स्टार्ट किया, यहाँ का टेम्परेचर पहले 20 डिग्री सेल्सियस था, अब मैंने इंक्रीज किया टेम्परेचर तो 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस। अब आप देखते जाइए, पहले इतनी वॉल्यूम है, दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम एट 20 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही मैंने हीटअप किया, हीटअप करते ही टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या है, पार्टिकल्स की वेलोसिटी इंक्रीज हुई। पार्टिकल्स की वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब है पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो जब वो जा करके हिट करेंगे, कोलाइड करेंगे वॉल के साथ में या पिस्टन के साथ में, तो फोर्स या प्रेशर ज्यादा लगाएंगे। तो ये पार्टिकल पहले स्लो मूविंग थे, जैसे ही मैंने हीटअप किया ये फास्ट मूविंग पार्टिकल हो गए। अब ये जा करके इस पर और ज्यादा फोर्स लगाते हैं। अब अगर मैं इस पिस्टन को पकड़ करके रखूंगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर मैं इस पिस्टन को ऐसा पकड़ करके रखूंगा और ऊपर नहीं जाने दूंगा तो यहाँ का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और हमें प्रेशर इंक्रीज नहीं करना है, हमें प्रेशर कैसा रखना है, कांस्टेंट। पहले कितना था 1 ATM, अभी भी कितना रखना है 1 ATM। प्रेशर पहले भी 1 ATM था और अभी भी हमें कितना प्रेशर रखना है, 1 ATM प्रेशर ही रखना है। तो मैं इस पिस्टन को फ्री छोड़ दूंगा, भाई जितना ऊपर जाना जा।
लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो जैसे ही मैंने हीटअप किया, क्या प्रोसेस होगी, यहाँ के पार्टिकल फास्ट मूविंग हो जाएंगे, और फास्ट मूविंग पार्टिकल जब जाकर के हाई काइनेटिक एनर्जी से जब वो चलेंगे और जाकर के इस पिस्टन के साथ टकराएंगे, तो इस पर ऊपर की तरफ लगाएंगे प्रेशर या फोर्स। उस फोर्स की वजह से ये पिस्टन जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ये पिस्टन धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब एक्सपेंशन होगा। मतलब कि क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। अब ये पिस्टन इस जगह से चल करके, देखिए यहाँ पर थी पहले वॉल्यूम इतनी थी, अब ये पिस्टन यहाँ से यहाँ तक आ चुका, इस पोजीशन तक आ गया, ठीक है, इस पोजीशन तक आ गया। तो क्या होगा, अब पार्टिकल्स के बीच के स्पेसेस इंक्रीज हो जाएंगे और प्रेशर फिर से 1 atm हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज हो रहा था लेकिन हमने पिस्टन को फ्री छोड़ रखा था। अब पिस्टन जैसे जैसे ऊपर किया, यहाँ पर स्पेसेस इंक्रीज हो गए, स्पेसेस इंक्रीज हो गए, अब कोलिजन में फिर से ज्यादा टाइम लग रहा है, कोलिजन में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो प्रेशर फिर से क्या हो गया, 1 atm। तो प्रेशर कांस्टेंट कैसे रखा जाएगा, इसको एक्सपेंशन होने दिया जाएगा, रोका नहीं जाएगा, इस पिस्टन को पकड़ करके नहीं रखेंगे, हम इसको फ्री छोड़ देंगे। जैसे ही हीटअप करेंगे, पार्टिकल्स हाई काइनेटिक एनर्जी से इससे टकराएंगे और पिस्टन ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। इससे प्रेशर तो कांस्टेंट रहा, लेकिन क्या चेंज हो गई, आंसर है वॉल्यूम चेंज हो गई। तो मैंने यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम भी तो इंक्रीज हो गई। देखो पहले ये इतनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा था, पिस्टन पहले यहाँ पर था तो ये इतनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा था, अब पिस्टन यहाँ चला गया तो ये इतनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है, पहले इतनी वॉल्यूम थी अब इतनी वॉल्यूम है। तो इससे क्या रिजल्ट निकला, इससे ये रिजल्ट निकला कि जब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गई। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हुआ ना, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रही है, एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। अगर एक क्वांटिटी को इंक्रीज किया जा रहा है तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, इसीलिए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। इसमें उल्टा हो रहा था, एक क्वांटिटी बढ़ रही थी तो दूसरी कम हो रही थी, दूसरी कम हो रही थी तो पहले वाली बढ़ रही थी। इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, डायरेक्टली एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ रही है। बताइए एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है, एक्सपेंशन होगा या कंप्रेशन होगा, तो आंसर है एक्सपेंशन होगा। जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, पिस्टन ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया, मतलब कि वॉल्यूम बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रही है तो मतलब कि क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। तो हीटिंग करने पर होता है एक्सपेंशन। अगर आप किसी गैस को गर्म करोगे तो वो एक्सपेंड होगी। ओके, सेकंड देखिए इसका पॉइंट, व्हेन वी आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगी। इसका मतलब क्या होगा, कंप्रेशन। इसका मतलब क्या होगा, कंप्रेशन होगा। अब देखिए मैंने बर्नर को हटा दिया, बर्नर को हटा करके इस पिस्टन को मैंने रख दिया एक ठंडे कमरे में जहां पर टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस। अब धीरे धीरे इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी क्योंकि ये अपनी एनर्जी को रेडिएट करेंगे आसपास की एयर के अंदर, इस सिस्टम के ये जो सिलेंडर है इसकी वॉल में ट्रांसफर करेंगे, तो धीरे धीरे इनकी एनर्जी कम होती जाएगी। अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी तो ये तो स्लो मूविंग हो जाएंगे। अगर ये स्लो मूविंग हो गए तो उतना फोर्स नहीं लगा पाएंगे जितना पहले लगा रहे थे। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, पिस्टन नीचे आना शुरू हो जाएगा, पिस्टन नीचे आना शुरू हो जाएगा, नीचे आना शुरू हो जाएगा तो पिस्टन इस जगह तक आ चुका, यहाँ तक पहुंच चुका पिस्टन, और पार्टिकल स्लो मूविंग हो चुके हैं। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कूलिंग कर रहे हैं। कूलिंग करने का मतलब है जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर रहे हैं, जो टेम्परेचर है उसको क्या कर रहे हैं, उसको डिक्रीज कर रहे हैं। तो चार्ल्स लॉ बड़ी सिंपल है, कांस्टेंट प्रेशर रखना, सिस्टम को फ्री छोड़ देंगे, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सपेंशन। एंड when we are decreasing the temperature then volume is also decreasing, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंप्रेशन। तो गैस को जब गर्म करते हैं तब वो एक्सपेंड होती है, गैस को जब कूल डाउन करते हैं तो वो कंप्रेस होती है। तो यहाँ पर भी एक्सपेंशन और कंप्रेशन हो रहा है बाय चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करने से। दिस इज द चार्ल्स लॉ। ओके, अब चार्ल्स लॉ को हम लोग ये प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हटाते हैं, यहाँ पर मैं इसका डेरिवेशन लिखता हूँ। ये प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे V इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनेट का सिंबल हटाया और यहाँ पर मैंने लगा दिया कांस्टेंट, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या था T, तो मल्टीप्लाई बाय T आ गया। अब कांस्टेंट को इधर रखना, T को उस तरफ ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, T यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो फॉर्मूला बनेगा V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, V/T इज इक्वल टू
कांस्टेंट, ये रिजल्ट आपको समझ आना चाहिए। वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशो है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशो है वो कांस्टेंट रहता है। अगर आप प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, टेम्परेचर डबल करेंगे तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगी, टेम्परेचर हाफ करोगे तो वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगी। अब जैसे कि सुनिए, इनिशियली वॉल्यूम थी 20 और टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम भी 20 मीटर क्यूब है और टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस है। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा कांस्टेंट 1। अब मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, ये फॉर्मूला है ना V/T, तो मैंने टेम्परेचर को डबल किया, टेम्परेचर किया 40 डिग्री सेल्सियस, तो हमने देखा वॉल्यूम भी 40 मीटर क्यूब हो गई। ये 40 डिग्री सेल्सियस किया तो ये 40 मीटर क्यूब हो गई, तो इसका भी रेशो कितना आएगा, 1 आएगा। तो चार्ल्स लॉ से बड़ी सिंपल सी बात समझ आती है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशो कांस्टेंट रहता है एट कांस्टेंट प्रेशर। वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशो कांस्टेंट मिलेगा एट कांस्टेंट प्रेशर। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो उतना ही टेम्परेचर, सॉरी, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, जितना टेम्परेचर कम करोगे उतनी वॉल्यूम कम हो जाएगी, लेकिन इनका रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इनका रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब थर्ड लॉ देखते हैं, फिर ये तीनों लॉ को कंबाइन कर देंगे और आइडियल गैस इक्वेशन बन जाएगी। तीनों लॉ को कंबाइन कर देंगे तो कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, आइडियल गैस इक्वेशन। थर्ड लॉ इज एवोगैड्रोस लॉ। ओके, ये जो एवोगैड्रोस लॉ है ये बड़ी सिंपल है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ आपको देखना है वॉल्यूम। देखिए, दो गैसेस को कंपेयर करेंगे, इसमें करना है कंपैरिजन। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास एक कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है, दिस इज द फर्स्ट कंटेनर एंड दिस इज द सेकंड कंटेनर। बोथ आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट गैसेस। एक में ऑक्सीजन गैस है, एक में हाइड्रोजन गैस है, एक में ऑक्सीजन गैस है, एक में हाइड्रोजन गैस है। ओके, दो कंटेनर है, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट गैसेस। अब दोनों कंटेनर का साइज सेम दिख रहा है आपको, इनकी लेंथ ब्रेथ हाइट सेम है, लेंथ ब्रेथ और हाइट L इंटू डी इंटू एच, दैट इज वॉल्यूम। तो दोनों की वॉल्यूम सेम है। तो मैंने बोला कि इसका पहला पैरामीटर सेम आ रहा है, इसकी वॉल्यूम भी सेम है, इसकी वॉल्यूम भी सेम है, क्योंकि दोनों कंटेनर सेम है। पहला कंटेनर भी 1 मीटर क्यूब का था, दूसरा कंटेनर भी 1 मीटर क्यूब का है, तो दोनों कंटेनर मैंने सेम वॉल्यूम के लिए, तो मैंने बोला इसकी वॉल्यूम भी दी है, इसकी वॉल्यूम भी दी है, सेम वॉल्यूम। फर्स्ट पॉइंट, सेम वॉल्यूम। इसके बाद मैंने इस गैस का भी टेम्परेचर सेम रखा, इस गैस का भी टेम्परेचर सेम रखा, इसका टेम्परेचर भी T रखा, इसका टेम्परेचर भी T रखा, दोनों के टेम्परेचर T है, दोनों के टेम्परेचर भी T है। तो सेकंड पैरामीटर है सेम टेम्परेचर, वॉल्यूम भी सेम है दोनों गैसेस की एंड दोनों गैसेस का टेम्परेचर भी सेम। और हम तीसरा पैरामीटर ये ऑब्जर्व करते हैं कि दोनों का प्रेशर भी सेम है, कि दोनों का प्रेशर भी सेम है। अगर टेम्परेचर सेम रखेंगे तो वॉल्यूम सेम होगी, वॉल्यूम सेम है तो प्रेशर भी सेम है। अब इसके बाद हमने ये ऑब्जर्व किया, एवोगैड्रो ने ये ऑब्जर्व किया कि इन कंटेनर्स के अंदर जो गैस का प्रेशर है वो प्रेशर भी सेम है, वो प्रेशर भी क्या है, सेम। अगर ये तीनों पैरामीटर सेम आ रहे हैं, अगर ये तीनों पैरामीटर सेम आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों इक्वल होंगे। इसमें जितने पार्टिकल्स हैं उतने ही पार्टिकल इसमें होंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है, नो प्रॉब्लम, जो भी गैस है ठीक है, लेकिन पार्टिकल्स का नंबर सेम होगा, लेकिन पार्टिकल्स का नंबर क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि अगर आपने ऐसे कंटेनर ले रखे हैं जिनकी वॉल्यूम सेम है और अगर आपने टेम्परेचर सेम रख रखा है तो आपको प्रेशर भी सेम मिलेगा। अगर वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है और प्रेशर भी सेम मिल रहा है, मिलेगा नहीं, प्रेशर भी सेम मिल रहा है, तो उस कंडीशन में, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर प्रेशर भी सेम मिल रहा है तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो सेम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो सेम, मतलब कि दोनों में पार्टिकल्स का नंबर भी सेम होगा। अगर इसमें 1000 पार्टिकल्स हैं तो इसमें भी 1000 पार्टिकल्स होंगे। ऐसा क्यों बोला हमने, ऐसा इसलिए बोला कि सेम वॉल्यूम के कंटेनर थे, टेम्परेचर भी सेम रखा और तीसरा पैरामीटर भी सेम मिला, दोनों का प्रेशर भी सेम मिला। तो एवोगैड्रो ने बोल दिया, क्या बोला कि इन दोनों के अंदर पार्टिकल्स का नंबर भी सेम होगा। अगर इस कंटेनर में 1000 पार्टिकल्स थे तो इस कंटेनर में भी 1000 पार्टिकल्स होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ गैस, गैस कोई भी हो,
हीलियम हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, बस पार्टिकल का नंबर सेम। अगर ये तीनों पैरामीटर सेम आ गए तो पार्टिकल्स का नंबर सेम होगा दोनों कंटेनर के अंदर। अब पार्टिकल्स का नंबर सेम होगा, या उसकी बजाय आप ये भी बोल सकते हैं कि दोनों में नंबर ऑफ मोल सेम होंगे। नंबर ऑफ मोल मतलब अगर इसमें 1 मोल गैस है, अगर मैंने इसमें 1 मोल गैस भरी थी, मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इसमें डाले थे हाइड्रोजन गैस के, तो इसमें भी ऑक्सीजन गैस के 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। फिर से सुनिए, वॉल्यूम सेम, टेम्परेचर सेम और प्रेशर भी सेम आया, तीनों पैरामीटर सेम आ रहे हैं दोनों कंटेनर के, लेकिन दोनों में गैस अलग अलग है। अगर तीनों पैरामीटर सेम आ रहे हैं तो चौथा पैरामीटर क्या होगा, फोर्थ पैरामीटर क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी बराबर होंगे। अब अगर इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें भी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ही होंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ मॉल भी सेम होगा। अगर इसमें 1 मोल गैस है तो इसमें भी 1 मोल गैस होगी। ओके, तो यहाँ से एवोगैड्रोस लॉ को लिखते हैं हम लोग। ये पैरामीटर्स मैंने लिख रखे हैं, ये सेम होंगे तो ये सेम मिलेगा। अब एवोगैड्रो लॉ को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लिखा जाएगा। अगर वॉल्यूम सेम आ रही है तो उस केस में नंबर ऑफ मॉल भी सेम होगा। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर को इक्वल रखा, अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर को इक्वल रखा तो वॉल्यूम भी सेम होगी। अगर आपने टेम्परेचर सेम रखा है दोनों गैसेस का और प्रेशर सेम आ रहा है, दो कंटेनर थे मेरे पास, दोनों कंटेनर का टेम्परेचर सेम था और प्रेशर भी सेम आ रहा था, तो वॉल्यूम भी सेम आएगी। तो मतलब अगर ये दो पैरामीटर सेम है तो तीसरा पैरामीटर भी सेम होगा। अगर ये वाले दो पैरामीटर सेम है तो वॉल्यूम वाला पैरामीटर भी सेम होगा, ऐसा होगा। तो यहाँ पर एवोगैड्रो ने एक लॉ बनाया, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द नंबर ऑफ मोल। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। दिस इज द थर्ड लॉ। अब देखिए, वॉल्यूम ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा होंगे, मतलब कि पार्टिकल्स का नंबर ज्यादा होगा। सिंपल सी बात ये सामने आ रही है कि कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप बढ़ा रहे हैं। अब मेरे पास एक कंटेनर था, उसमें 1000 पार्टिकल्स थे, हमने बोला इसकी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। 1000 पार्टिकल्स थे, हमने बोला इसकी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। अब मैंने क्या किया, वो कंटेनर को खोला और उसमें 1000 पार्टिकल और डाल दिए। पहले 1000 थे, अब 1000 और डाल दिए तो हो गए 2000 पार्टिकल्स। अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम भी डबल हो चुकी है। अगर पार्टिकल्स का नंबर आप बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ जाती है, पार्टिकल्स का नंबर आप डबल कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी डबल हो जाती है, तो वॉल्यूम भी डबल हो जाती है। दिस इज द एवोगैड्रोस लॉ। अच्छा, अब प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हटाएंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब है कि नंबर ऑफ मॉल्स इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब कि पार्टिकल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है। प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हटाएंगे, इक्वल टू आएगा और यहाँ लिखेंगे कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एन। एन मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वी अपॉन एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। वी अपॉन एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉल्स का रेशो, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉल्स का रेशो कांस्टेंट रहता है। कब कांस्टेंट रहेगा, जब दोनों कंटेनर का टेम्परेचर भी सेम होगा और दोनों कंटेनर का प्रेशर भी सेम होगा। ये दो पैरामीटर सेम होंगे, टेम्परेचर और प्रेशर वाले। नीचे वाले दो पैरामीटर अगर सेम है, टेम्परेचर और प्रेशर अगर सेम है, तो उस कंडीशन में ये रेशो कांस्टेंट रहेगा। ये रेशो कैसा रहेगा, कांस्टेंट। तो ये तीन लॉ हमने बना दिए, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। अब ये तीनों लॉ मैं एक साथ लिखता हूँ, तीनों लॉज को एक साथ मैं लिखता हूँ। ओके, सबसे पहले हमने जो लॉ लिखी थी वो थी पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमने फाइंड की थी v अपॉन t इज इक्वल टू कांस्टेंट। v upon t is equal to constant. This is the second equation. And third equation is v upon n is equal to constant. v upon n is equal to constant.
बाय कंबाइनिंग दीज इक्वेशन, इन इक्वेशन को कंबाइन करने वाले हैं। देखिए तीनों के इक्वल में कांस्टेंट आ रहा है और इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, पी वी, पी इंटू वी है, डिवाइड बाई टी है और डिवाइड बाई एन है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा पी वी अपॉन एन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। पी वी इज इक्वल टू एन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, पी वी अपॉन एन टी, सॉरी पी वी अपॉन एन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट का हमने नाम रखा है, इस कांस्टेंट का क्या नाम रखा हुआ है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो पीवी अपॉन एन टी, इसका जो रेशो है वो कांस्टेंट रहता है, कितना रहता है, आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। या मैं यहां पर इसकी वैल्यू लिख देता हूं, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। ये जो आर है, इस आर को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब देखिए मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, ये ग्राफ है इस तरह से, एक तरफ मैंने लिखा पीवी अपॉन एन टी, पीवी अपॉन एन टी, और दूसरी तरफ लिखा मैंने प्रेशर। अब पीवी अपॉन एन टी कितना आता है, आर आता है, तो यहाँ लिखा हमने 1 2 3 4 5 और यहाँ पर आ गया 8.31, ये वैल्यू आ गई 8.31। अब 8.31 पर ये पीवी अपॉन एन टी का रेशो कैसा रहता है, कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है, देखिए पीवी अपॉन एन टी इज इक्वल टू आर एंड आर इज ए कॉन्स्टेंट विच इज 8.31। तो पीवी अपॉन एन टी 8.31 है और हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाने से कुछ नहीं हो रहा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी और टेम्परेचर में भी चेंजेस आएंगे, तो जितना चेंज इसमें आएगा उतना इसमें आएगा, उतना इसमें आएगा, तो टेम्परेचर में चेंज आएगा। तो ये तीनों क्वांटिटीज अगर चेंज हो रही है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो एक क्वांटिटी जितना चेंज होती है दूसरी क्वांटिटी भी उतना ही चेंज हो जाती है, लेकिन इनका रेशो हमेशा 8.31 रहता है। और ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई, ये किसको बताती है, आइडियल गैस बिहेवियर को बताती है, ये बताती है आइडियल गैस बिहेवियर को। ओके, अब एक्चुअल गैसेस क्या होती है, एक्चुअल गैसेस का इस तरह का ग्राफ आता है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये इस तरह के ग्राफ आते हैं। तो सिर्फ यहां तक एक मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे जो गैसेस हैं, जो एक्चुअल गैसेस है, कौन कौन सी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं। तो यहां तक ये कर्व स्ट्रेट लाइन आएगा। इसके बाद अगर टेम्परेचर कम होता जा रहा है और प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो ये आइडियल गैस की तरह बिहेवियर नहीं करेगी। इनके जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहे, देखिए ऐसा आ रहे हैं। तो टेम्परेचर अगर हाई होगा और प्रेशर कम होगा, देखिए प्रेशर यहाँ पर कम है, इधर जा रहे हैं तो हाई प्रेशर हो रहा है, यहाँ पर है तो लो प्रेशर है। तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर ये आइडियल गैस की तरह बिहेवियर करते हैं। और अगर हम सिर्फ आइडियल गैस की बात करें तो उसके लिए सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन आएगी, दिस इज द आइडियल गैस बिहेवियर। पीवी अपॉन एन टी ये हमेशा आर रहता है और आर कितना होता है 8.31, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन आपको मिलती है इस ग्राफ के अंदर। ओके, तो ये था आइडियल गैस बिहेवियर का ग्राफ। लेकिन ये ग्राफ नहीं चाहिए हमें, हमें तो स्केल बनाना है टेम्परेचर का। ये ग्राफ हमें नहीं चाहिए, ये हम स्टडी करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में, एक चैप्टर आएगा इसके बाद 2-3 चैप्टर के बाद में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, उसमें हम ये सारी लॉज को स्टडी करेंगे और इस ग्राफ को स्टडी करेंगे, आइडियल गैस बिहेवियर को स्टडी करेंगे। लेकिन अभी हमें आइडियल गैस बिहेवियर स्टडी नहीं करना, सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन बनानी थी, तो वो इक्वेशन मैंने बना दी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब ये एनटी जो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पीवी इज इक्वल टू ये एनटी यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इट विल बी एनआरटी एंड दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन एंड दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। अब स्केल कैसे बनाया, केल्विन ने ये स्केल कैसे बनाया, तो उस पर आते हैं, वो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है। तो मैं 2 ग्राफ बनाने वाला हूँ, इन ग्राफ को आप देखेंगे कि वो कैसे कैसे बिहेवियर करते हैं। वॉल्यूम और प्रेशर का ग्राफ बनाऊंगा मैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। देखिए सबसे पहला ग्राफ यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेम्परेचर,
हेयर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, और ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में लाइन जा रही है ये बताइए वॉल्यूम को, ऊपर जा रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। इसी तरह से एक ग्राफ और बनाते हैं, गैस के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। एक ग्राफ और बनाता हूँ, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 0 डिग्री है, 0 डिग्री सेल्सियस, ये सेंटर में जो लाइन में बना रहा हूँ यहाँ पर टेम्परेचर यहाँ पर टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, और ये लाइन बना रही है प्रेशर। तो ये ग्राफ है वॉल्यूम और टेम्परेचर का, ये ग्राफ है प्रेशर और टेम्परेचर का। ओके, दोनों ग्राफ को स्टडी करते हैं। अब देखिए, जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस की कुछ ना कुछ वॉल्यूम थी, गैस की कुछ ना कुछ वॉल्यूम थी, मैंने एक कंटेनर में रखा 0 डिग्री सेल्सियस पर, वो गैस स्टेट में, हाइड्रोजन को 0 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा, लेकिन गैस स्टेट में रहेगा तो अभी भी उसने कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी है। टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो वॉल्यूम भी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो क्या बढ़ रही है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है। तो मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी, फिर और इंक्रीज किया तो और वॉल्यूम इंक्रीज होगी, क्योंकि हमने रिलेशन पढ़ा, वॉल्यूम इंक्रीज करने से, सॉरी, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होती है। ये रिलेशन अभी मैंने आपको बताया था बॉयल्स लॉ में, सॉरी चार्ल्स लॉ में। तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर ये ग्राफ ऐसा बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, उल्टा करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम होगी, क्योंकि ये रिलेशन हमने पढ़ा था चार्ल्स लॉ में, V प्रोपोर्शनेट टू T। अब वॉल्यूम कम हो रही है टेम्परेचर कम करने से, मैं टेम्परेचर 0 डिग्री से कम कर रहा हूँ, -20, -30, -40, -50, -60, -80, -80 तक आए तो इतनी वॉल्यूम अभी भी उसने ऑक्यूपाई कर रखी है, गैस की अभी भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। अब इससे कम टेम्परेचर करना पॉसिबल नहीं हो पाया केल्विन से, केल्विन के पास इतने अरेंजमेंट नहीं थे कि वो इससे कम टेम्परेचर कर सके, तो उन्होंने इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट किया। क्या किया, एक्स्ट्रापोलेट। एक्स्ट्रापोलेट का मतलब है कि इस ग्राफ को इसी तरह से आगे बढ़ाया, देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, तो अगर टेम्परेचर और कम करेंगे तो वॉल्यूम और कम हो जाएगी, फिर और कम करेंगे तो और कम हो जाएगी, तो ऐसा कम होते होते ये ग्राफ यहाँ पर आकर के मिलता है, इस पॉइंट पर आकर के मिलता है, और यहाँ पर टेम्परेचर हो जाता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, और इसको उन्होंने क्या बोला, 0 केल्विन, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। तो -100 डिग्री सेल्सियस तक उन्होंने देखा कि टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम हो रही है। अब आगे और टेम्परेचर कम नहीं कर पाए तो उन्होंने बोला ये तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसी तरह से मैं आगे बढ़ा देता हूँ इस ग्राफ को, एक्स्ट्रापोलेट कर देता हूँ। तो एक्स्ट्रापोलेट किया तो ये यहाँ पर इस जगह पर आकर के मिलता है जहां पर वॉल्यूम 0 हो जाती है। तो 0 केल्विन पर वॉल्यूम क्या हो रही है, वॉल्यूम भी 0 हो रही है, 0 केल्विन पर वॉल्यूम भी 0 हो रही है। अब प्रेशर वाला ग्राफ देखो, अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो प्रेशर भी कम होता जाएगा, ये स्टेटमेंट और सुन लीजिए, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाएंगे तो प्रेशर भी डिक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर इतना था, इस टेम्परेचर पर ये प्रेशर था, फिर टेम्परेचर और कम किया, प्रेशर और कम हो गया, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो प्रेशर भी क्या हो गया, कम हो गया, 0 नहीं होगा। हाइड्रोजन गैस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, वो पार्टिकल अभी भी मूवमेंट करेंगे, फ्रीज नहीं होंगे, रुकेंगे नहीं। तो ऐसा करते करते वो टेम्परेचर और कम करते गए, इधर नेगेटिव में टेम्परेचर है, माइनस में है, तो यहाँ तक जब -100 डिग्री सेल्सियस तक आए तो उन्होंने बोला इसके बाद अब मैं इस ग्राफ को फिर से क्या कर देता हूँ, एक्स्ट्रापोलेट कर देता हूँ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसी ग्राफ को आगे बढ़ा देता हूँ, मेरे को आगे एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, इसी तरह से ये लीनियरली आगे बढ़ता जाएगा और एक पॉइंट पर जाकर के मिलेगा, इस पॉइंट पर जाकर के मिलेगा जहां पर प्रेशर 0 हो जाएगा, और ये कितना टेम्परेचर है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा टेम्परेचर कम करते गए -273.15 डिग्री सेल्सियस पर ये ग्राफ यहाँ आकर के मिलता है, और प्रेशर कितना हो जाता है, प्रेशर हो जाता है 0। तो इन्होंने बोला कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर प्रेशर भी क्या हो रहा है, प्रेशर भी 0 हो रहा है, प्रेशर भी 0 हो रहा है। ओके, अब इससे आप कम करेंगे तो वॉल्यूम नेगेटिव हो जाएगी, इससे और कम टेम्परेचर कम करेंगे तो प्रेशर नेगेटिव हो जाएगा। वॉल्यूम और प्रेशर दोनों ही नेगेटिव नहीं होते, वॉल्यूम और प्रेशर दोनों ही नेगेटिव नहीं होते। तो इस तरह से उनको 0 केल्विन का पता लगा कि सबसे कम टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन होता है, और 0 केल्विन को क्या लिखते हैं, -273.15 डिग्री सेल्सियस लिखा जाता है। सो दिस इज द कंप्लीट एक्सपेरिमेंट जो किसने किया,
केल्विन में किया। ओके, क्लास ऑफ होने वाली ऑटोमेटिकली हो जाएगी बंद। तो इस तरह से 0 केल्विन की रीडिंग होगी। अब कल हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा एक्सपेंशन।